Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject India's foreign policy. This video lecture series is very important for your general knowledge as well as for your exam. As you already know that Unit 1 all videos and Unit 2 chapter 1 and 2 has already been uploaded. So if you haven't watched those videos, make sure to watch them because they are basic. For you to understand this chapter, you have to watch them carefully. Now, today we are going to discuss the relationship, the international relation between इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. ठीक है, देखो यूरोप हमारी हिस्ट्री का एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, इसीलिए भी करता है क्योंकि यूरोप के अंदर मोर देन मतलब कि हम कह सकते हैं बहुत जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो सभी यूरोप के अंदर आती हैं. फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, रशिया. ठीक है, ये सब मेजर कंट्रीज़ हैं और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, पोर्चुगल. ये सब जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है. मतलब कि वर्ल्ड का जो मेजर शेयर है वो यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, यूरोपियन यूनियन अलग चीज़ है. ठीक है, तो if you are a student from Seoul, regular, NCWB or any other university in India which has this subject in the syllabus, then this video series is very important for you because every topic you study here will come in your exam. आप यहाँ से जो भी पढ़ने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ये पूछा जाएगा. ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो हमने अभी तक इंडिया यूएसए का, इंडिया रशिया का हमने रिलेशन पढ़ा, इंडिया चाइना का पढ़ा. आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन होता क्या है? देखो, यूरोपियन यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज़. 27 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है. ठीक है, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये एक साथ काम करती हैं ट्रेड, लॉ एंड पॉलिसीज़ का. ठीक है, इसके अंदर 27 कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर आता है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, किर्गिज़, सीज़ेल्स रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया और लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन. ठीक है, जैसे मैंने बताया ये मेजर पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का. सो आज हम यही ट्रेडिंग लॉज पढ़ने वाले हैं, हम फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ने वाले हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों यूरोपियन यूनियन के ऊपर, यूरोपियन यूनियन का वहाँ पर आने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी पॉलिसी क्या क्या चीज़ें डिक्टेट करती है, वो आज हम लेसन 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इन द करंट इंटरनेशनल ऑर्डर द पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वॉर एरा, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद जो हमारा 90s के अंदर हुआ था, ठीक है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में. तो कोल्ड वॉर के बाद जो है हमारा जो वर्ल्ड है उसका ट्रांजिशन पूरा बदल गया है. ट्रांजिशन क्या मतलब है, वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर उनका चेंज हो गया है. जहाँ पर पहले जो कंट्रीज़ थी वो यूनिपोलर हुआ करती थी. यूनिपोलर का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, कि भाई खुद में एक मेजर पावर को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, तो वो एक बॉस नहीं होता, वन कंट्री विच डोमिनेट्स ऑल द अदर्स, एक ऐसी कंट्री जो सबको डोमिनेट करती है, वो होता है यूनिपोलर. पहले कंट्रीज यूनिपोलर हुआ करती थी, सबकी खुद की पावर है, सब खुद को गवर्न करेंगी. ठीक है, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सब मल्टीपोलैरिटी हो गई, मल्टीपोलर हो गई. मल्टीपोलर का क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ पावरफुल कंट्रीज. ठीक है, जैसे यूएसएसआर था, ठीक है, अभी नाटो है. ठीक है, अभी ब्रिक्स जो है हमारे एशिया के अंदर जो है लोग हमारे यहाँ पे जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है. ये मल्टीपोलैरिटी क्या होता है, मल्टीपोलैरिटी इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कमिंग टुगेदर टू मेक अ यूनाइटेड एंड पावरफुल फ्रंट. एक यूनाइटेड और पावरफुल फ्रंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्रीज हाथ मिलाती हैं. ठीक है, within this system various powers such as United States, Russia, European Union, China and India are exerting influence on global politics. अब इन चीज़ों के अंदर ये जो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, ये सब जो है एक इन्फ्लुएंस
जो है पॉलिटिक्स के ऊपर डाल रही हैं। देखो, हर किसी का एक रीज़न नहीं है इन्फ्लुएंस डालने का। यूनाइटेड स्टेट्स डाल रहा है बिकॉज इट इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का इकोनॉमिक पावर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक पावर है। यूरोपियन यूनियन का एक अलग सेक्शन है, वो खुद की पावर रिप्रेजेंट करते हैं। चाइना का भी इकोनॉमिक पावर है, प्लस इसके पास इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है। रशिया के पास वेपन्स है, वेपनरी पावर है, उनके पास मिलिट्री पावर है, मिलिट्री फोर्स है। और इंडिया के पास पॉपुलेशन है। चाइना और इंडिया के पास एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है दैट इज़ द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है। सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि हमारी इंडिया की मिलिट्री पावर भी काफ़ी अच्छी है, हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। The European Union has emerged as a significant economic and political organization playing a pivotal role in the global balance of power. अब यूरोपियन यूनियन जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ पर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी होने का मतलब ये होता है दैट योर कंट्री इज़ डेवलप्ड, आपकी कंट्री अच्छे से डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और आपकी कंट्री रिच हो रही है, ठीक है। अब जहाँ पर आपकी कंट्री के पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास पावर ज़्यादा है, तो आप जो है मतलब कि ये तो बेसिक रूल है, राइट। इट इज़ द बेसिक रूल ऑफ जंगल दैट यू गेट ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, ठीक है। फॉर इंडिया इट्स रिलेशनशिप विद द यूरोपियन यूनियन होल्ड्स एन इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस फ्रॉम द इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव्स। अगर हम इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक परस्पेक्टिव से देखें तो हमारे लिए यूरोपियन यूनियन के साथ होना, उनके साथ अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीज़ यहीं पर आती है, 27 कंट्रीज़, ठीक है। 27 कंट्रीज़ के साथ दुश्मनी मोल लेना इज़ मतलब कोई कर ही नहीं सकता, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, करेक्ट। तो वहाँ से आपका अच्छा रिलेशन होना, प्लस हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो आपका इकोनॉमिकली आपका नुकसान होगा, दूसरा आपको जो है हमारी कंट्री की जीडीपी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। In the multipolar global era, India and European Union relations serve to strengthen global cooperation and equilibrium. Equilibrium क्या मतलब होता है? यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल भाषा में देखें तो it means balance of power, ठीक है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन एंड टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस आर गुड। मल्टीपोलैरिटी होता क्या है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मल्टीपोलैरिटी का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जब एक साथ मिलके एक यूनाइटेड एंड पावरफुल फ्रंट रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि वॉर चल रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ रशिया था, ठीक है, इंडिया के साथ ईरान भी था, उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है, अफगानिस्तान था इंडिया के साथ। तो जब ये कंट्रीज मिल के आ गई, तो अगर आप इंडिया के साथ वॉर कर रहे हो तो आपको ये सब कंट्रीज सपोर्ट करने वाली है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, हमें ईरान ने हमको पैसा दे दिया, रशिया के पास मिलिट्री और वेपन पावर है तो उन्होंने वो दे दिया। तो उस टाइम पे जो सपोर्ट चाहिए होता है उसको रिप्रेजेंट करना। लेकिन सिर्फ ये वॉर की ही बात नहीं है, अगर हम डेली लाइफ में मतलब कि हम अगर हमारे डेली पॉलिटिकल रिलेशंस की भी बात करें तो ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मल्टीपोलैरिटी इज एन इंटरनेशनल सिस्टम इन विच पावर इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट 1 और 2 कंट्रीज, जहाँ पर पावर सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज के पास नहीं होती बल्कि सेवरल नेशंस के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है मिलके एक यूनाइटेड फ्रंट, एक यूनाइटेड पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करें। इन दिस सिस्टम वेरियस नेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस ग्लोबल डिसीजंस एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे नहीं है कि एक राजा जो डिसीजन लेगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर वोटिंग होगी, डेमोक्रेसी को ये लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। Distinction from unipolar and bipolar. During the Cold War era, the world was bipolar. Bipolar का मतलब क्या होता है कि भाई जो 1-2 कंट्रीज़ के ऊपर ही पूरी दुनिया डिपेंडेंट रहे, ठीक है। राजा है और यहाँ पे राजा कौन होता था? यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, ठीक है। ये कहते थे कि भाई हम ही राजा है। वेयर एज फॉर अ पीरियड फॉलोइंग द कोल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड अ यूनाइपोलर पोजीशन। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका
बन गया कि अब तो मैं ही राजा हूँ. Currently with the rise of multipolarity, the balance of power has become distributed among several nations. जैसे ही हमारा बैलेंस ऑफ पावर होना स्टार्ट हुआ, सेवरल नेशंस के अंदर पावर बढ़ चुका है. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपोलैरिटी, दिस सिस्टम एड्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर एंड लिमिट्स द डोमिनेंस ऑफ एनी सिंगल नेशन. कोई भी एक सिंगल नेशन डोमिनेंट नहीं हो सकता है, सबको एक इक्वल पावर दी जाती है. इट फोस्टर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी. ठीक है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी और ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी उसमें रखने में मदद करता है. इंडिया का रोल क्या है? India is a proponent of a multipolar order and is striving to establish itself as a significant global power. अब इंडिया खुद को एक ग्लोबल पावर सिग्निफिकेंटली इस्टेब्लिश करना भी चाहता है. ये सबसे बड़ा रोल है इंडिया का. ठीक है, एंड वो एक प्रोपोनेंट ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. मल्टीपोलर मतलब कि इंडिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर. ठीक है, ये चीज़ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडियन हिरार्की. कैसे? देखो, मतलब कि हिस्ट्री में इट इज़ रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री दैट इंडिया हैज़ नेवर एवर स्टार्टेड अ वॉर अनलेस इट कॉल्ड फॉर. ठीक है, जब तक ये कंडीशन नहीं हुई कि करना ही पड़ेगा, तब तक हमने कभी वॉर नहीं किया है. जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब तो कृष्णा जी को भी अपने हथियार उठाने पड़ गए थे. ठीक है. द यूरोपियन यूनियन, अबाउट द यूरोपियन यूनियन, इस्टेब्लिशमेंट एंड इवोल्यूशन. यूरोपियन यूनियन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेंसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन अमंग द यूरोपियन नेशन. भाई, इन्होंने कहा कि हम ना एक ऐसा यूनियन बनाएंगे, ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर हम एक दूसरे की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को ना अच्छा करेंगे. ठीक है, और जब ऐसी कंट्रीज जो एक साथ मिल गई एक दूसरे का अच्छा करने के लिए, तो वहाँ से ये क्या बन गया? ये यूरोपियन यूनियन बन गया. Structure and member states. The European Union comprises numerous member states that operate under a shared market, common policies and joint institution. Its principal institution include. अच्छा देखो, ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है, मतलब कि इसकी सेवरल मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि ये सेवरल कंट्रीज़ हैं जो एक साथ आई हुई हैं, और ये ना एक मार्केट शेयर करती हैं. ठीक है, एक मार्केट शेयर करने का मतलब है कि इनका ना एक कॉमन ट्रेडिंग बिजनेस है, कॉमन एक ट्रेडिंग मार्केट है. ठीक है, कॉमन इनकी पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस भी इनके जॉइंट है. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना है, अगर वो दोनों एक हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो ना अपनी सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी एक कर देंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन मिला देंगे, या फिर वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को एक कर देंगे. तो बिल्कुल वैसे ही यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? ये सभी कंट्रीज़ मिलके ना कह रहे हैं भाई हम एक साथ ट्रेड करेंगे. हम सब, अगर यूरोप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पोलैंड को कोई डिसीजन लेना है, कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो वो पोलैंड अकेला खुद नहीं डिसाइड करेगा, फिर ये सभी कंट्रीज़ इकट्ठी होंगी और ये मिलकर ये डिसाइड करेंगे. ठीक है, इसका प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है. अब इसके प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? मतलब कि वो चीज़ें जो मतलब कि इन सब की एक साथ है. यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन काउंसिल, ये सब की कॉमन है, ये सबका एक ही है. ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. द यूरोपियन यूनियन रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और क्यों ना हो, 27 कंट्रीज एक साथ जुड़ी हुई हैं. छोटी छोटी हैं, बट दे मेक अ मेजर इम्पैक्ट व्हेन दे आर टुगेदर. और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. किस में प्ले करती हैं? ग्लोबल ट्रेड के अंदर. ठीक है, इट एक्टिवली प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, शेयर्ड पॉलिसीज एंड करेंसी. Several member states have adopted the euro as their common currency. अब देखो भाई, 27 कंट्री है. अब हर किसी की कंट्री का ना एक अलग रुपी होता है, यानी कि उन सब का, किसी का डॉलर है, किसी का यान है. ठीक है, तो हर किसी का अपना एक पैसे का, जीडीपी रिप्रेजेंट करने का एक कैश का तरीका होता है. तो इन्होंने क्या किया भाई, ये 27 कंट्री कह रही है, इनमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ यूरो को ही अपना कैपिटल मनी मानती हैं कि भाई हम यूरो के अंदर ही जो है वो करेंगे. तो यूरो उनका एक प्रॉपर जो है उनका करने का तरीका हो गया. द EU formulates shared policies across various sectors such as agriculture, trade and environment and foreign affairs. ठीक है, हर किसी की करेंसी अलग होती है. ठीक है, तो
तो सभी अपनी अपनी, अच्छा इन 27 कंट्रीज़ में कितनी ऐसी कंट्रीज़ होंगी जिन्होंने यूरो को अपना एज अ मतलब कि पॉलिसी, मतलब कि एज अ करेंसी माना है। आप सब लोग जान के हैरान हो जाएंगे, 27 कंट्रीज़ आती हैं यूरोपियन यूनियन में, जिसमें से 20 कंट्रीज़ अपनी करेंसी को यूरो बताती हैं। ठीक है। इंडियन यूरोपियन यूनियन रिलेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ relations. Formal relations between India and European Union began in 1960s. भारत के आज़ाद होने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित हो गया था, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ आ चुकी थी, तब इंडिया ने पहला कदम बढ़ाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरफ। ओवर द टाइम ये जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गए थे। पहले सिर्फ पॉलिटिकल था, लेकिन बाद में ये ट्रेडिंग के भी हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल भी हो गए, स्ट्रेटेजिक भी हो गए, ग्लोबल इश्यूज भी आने लग गए। In the 21st century, both sides adopted a more proactive diplomatic approach to steer their relationship in a new direction. अब बाद में सबने अपनी अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच लगाई अपना अपना रिलेशन और अच्छा करने के लिए। ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड EU इन 2004। 2004 में इनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल एंड लॉन्ग टर्म फाउंडेशन फॉर बायलैटरल रिलेशंस। 2004 में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी रिलेशंस को दोबारा डिफाइन किया, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को किया, ठीक है, अप्रोच को लिया, और बायलैटरल रिलेशन हुए, दोनों तरफ से एग्रीमेंट्स हुए, रिलेशंस हुए। अंडर दिस पार्टनरशिप कोऑपरेशन इंटेंसिफाइड अक्रॉस इश्यूज सच एज सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस। दिस फोस्टर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू साइड्स। अब जब आप काफ़ी सारी चीज़ों पे कॉमन करते हैं, आप जो है एंटी टेररिज्म है, ठीक है, आप अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी आप में अच्छे हैं, आप ग्लोबल गवर्नेंस में अच्छे हैं, तो यहाँ से जो है दोनों साइड्स का ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन। द यूरोपियन यूनियन इज अ की ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। इंडिया का की ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज टू ग्रो स्टेडिली। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती है? इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करती है, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड IT सर्विसेज टू द EU। ठीक है, किसको करते हैं? यूरोपियन यूनियन को। वाइल, अच्छा हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, टेक्सटाइल, सबसे पहले हम कपड़े वगैरह उनको देते हैं, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ भेजते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भेजते हैं, इंजीनियरिंग का जितना भी सामान होता है, ठीक है, IT सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, IT सर्विसेज उनको देते हैं। लेकिन हम उनसे लेते क्या है? हमने बता दिया हम दे ये रहे हैं, अब लेते क्या क्या है वो सुनो आप। मशीन लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द यूनियन। मशीनरी, कौन सी मशीन्स? आप अपने हॉस्पिटल्स में ECG मशीन्स देखते हैं, ठीक है, और भी आपकी बहुत सारी मशीन्स होती हैं। आपका MRI स्कैनर हो गया, आपका CT स्कैन हो गया, ठीक है, ठीक है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऐसी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मशीनरी है वो हम जो है इंपोर्ट कराते हैं। हाउएवर सर्टेन ट्रेड बैरियर्स, जैसे बहुत सारे बैरियर्स हैं। क्या क्या बैरियर्स हैं? सच एज टैरिफ्स, भाई टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स उनके बहुत हाई है, क्वालिटी चेक होता रहता है, ठीक है, एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स डू एग्जिस्ट। नेगोशिएशन आर करंटली अंडर वे टू एड्रेस एंड रिजोल्व दिस इश्यूज। नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि भाई अगर हम टैरिफ कम कर दें तो इम्पोर्ट और ज़्यादा होने लग जाएगा, एक्सपोर्ट और ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। Investment and technical cooperation. EU serves as a major source of foreign direct investment in India, source that boosts India's industrial and infrastructure development. अब जो EU है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जहाँ से हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती हुई देखी गई है। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, ठीक है। कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक साथ काम करती है, कैसी चीज़ों पर? क्लाइमेट चेंज पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, टेररिज्म पर, ग्लोबल हेल्थ पर। वो दोनों की दोनों साइड्स जो है वो कहती है कि भाई हमें multilateralism and emphasizes the strengthening of the international institutions.
यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है कि दोनों की दोनों कंट्रीज सपोर्ट करती हैं कि और भी ज़्यादा कंट्रीज को एक साथ आकर जो है ट्रेड करना चाहिए, एक साथ आकर एक यूनाइटेड फ्रंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सिग्निफिकेंस, द यूरोपियन यूनियन कंस्टिट्यूट्स अ वास्ट एंड प्रोस्पेरस मार्केट फॉर इंडिया वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिमांड करती है। ईयू के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारी भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूरोपियन नेशंस are at the forefront of the advanced technology research and industrial development, thereby assisting India in acquiring new technologies and fostering innovations। अब देखो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रखी है, तो ये जो है भारत को मदद करता है इनोवेशन में। अगर हम उनके साथ अपना रिलेशन और अच्छा करेंगे तो हमारा इनोवेशन भी होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ईयूज़ कोऑपरेशन कैन प्रोवाइड क्रूशियल फॉर इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। यही हमारे एक क्रूशियल कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के समर्थन के लिए। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, द यूरोपियन यूनियन इज़ अ इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक बहुत इन्फ्लुएंशियल का क्या मतलब है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का किसी भी इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर इनका जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, in the international politics and it supports proves beneficial for India on global platform। अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन इंडिया को सपोर्ट करती है तो उनका सपोर्ट बाहर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उनके डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। Cooperation with the EU in the spheres of human rights, democracy and international law reinforces India's global image। ठीक है। Sustainable development and environmental protection, EU is a leader in the field of environmental conservation। EU जो है environmental conservation में बहुत बड़ा लीडर है। क्यों है? क्योंकि वो इंडस्ट्री डेवलप्ड करने के साथ साथ अपनी नेचर को कभी वो हार्म नहीं करते। ठीक है, तो वो जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बचाने में ये जो है बहुत बड़े सपोर्टर हैं। बाय कोलैबोरेटिंग विद द EU इन दीज एरियाज, इंडिया कैन इफेक्टिवली अचीव इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगर हम उनके साथ और भी अच्छा रिलेशन करते हैं तो हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड मल्टीपोलैरिटी, strong ties with the European Union help India consolidate its position within the global balance of power। अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बहुत तगड़ा रिलेशन है तो वहाँ पर हमारी जो पोजीशन है वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। ठीक है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम डोमिनेंट कंट्रीज़ के अंदर आने लग जाएंगे। सॉरी। तो एक स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मीन्स मेजर ग्लोबल प्लेयर्स सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ठीक है। यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट, primary platform for the institutional dialogue, the summits held between the India and European Union serve as a most critical institutional mechanism for strengthening bilateral relations। अब भाई ये जो समिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी रिलेशन को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, और ये जो समिट्स है ये रेगुलरली कराए जाते हैं, आपने देखा होगा करेक्ट। कभी साउथ इंडिया में हम देखते हैं, कभी नॉर्थ इंडिया दिल्ली में इनको हेल्ड किया जाता है, कभी मुंबई में देखा जाता है, विद द टॉप लीडरशिप फ्रॉम बोथ साइड्स पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। यस, पॉलिसी डिसीजंस एंड एग्रीमेंट्स। अच्छा भी देखो, अभी आप लोगों के मन में ये मतलब कि एक क्यूरियोसिटी तो रहती है कि ठीक है भाई ये मिलते हैं, लेकिन मिल के बाद क्या करते होंगे। देखो जब भी ऐसी समिट होती है ये रिलेशन को तगड़ा करती तो है ही, मिलते तो है ही, लेकिन ये साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी करते हैं। क्या बातें हैं? यहाँ पर हम डिसीजंस बनाए जाते हैं लीडर्स के बीच में, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होते हैं। डिसीजंस कैसे कि भाई मतलब कि किसी भी चीज़ को लगा लो आप, जो है ट्रेड का लगा लो, सिक्योरिटी का लगा लो, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कोऑपरेशन, एनर्जी, इन सब के बीच में जो है एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि कैसे कौन सी कंट्री किस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेगी, कैसे अच्छा करेगी। ठीक है, और ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है कि नई पॉलिसीज़ जो है यहीं से एग्री की जाती है। एग्रीमेंट्स एंड एक्शन प्लान्स आर अनाउंस्ड ड्यूरिंग दीज मीटिंग्स। ठीक है। नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स, नेगोशिएशंस रिगार्डिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EU हैज़ बीन ऑनगोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
समझ रहे हैं आप, यहाँ पर फ्री ट्रेडिंग की यहाँ पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और दीज समिट्स सर्व टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन। और ये जो समिट्स हैं ये उस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने में मदद करते हैं, क्योंकि यह उनका जो डिसीजन है वो एक्सेलरेट कर देते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल इश्यूज। समिट्स ऑल्सो फीचर डिस्कशंस ऑन ग्लोबल इश्यूज सच एज टेररिज्म, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, मल्टीलेटरलिज्म इनहेंसेस strategic cooperation and cooperation between the two sides. Increases engagement in recent years. Recent summits have witnessed a renewed energy and momentum in India-EU relations, particularly in the sector of trade, green energy and digital technology. अभी जो हाल ही में जो भी समिट्स हुए हैं वहाँ से हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। क्या नई रिन्यूड एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाने लग गया, ठीक है। इंडिया और EU के रिलेशन से ट्रेड का, ग्रीन एनर्जी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया। यहाँ से जो फर्दर स्ट्रेंथनिंग हमारी टाइज जो है, जो हमारा रिश्ता वो और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो जाएगा। कंक्लूजन पर चलते हैं। इन अ मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यूरोपियन यूनियन हैज़ इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट पावर एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इज मल्टी फेसिटेड एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल। मल्टी फेसिटेड है यानी कि दोनों कंट्रीज़ की सहमति है और दोनों कंट्रीज़ के साथ साथ उनकी जो उनको जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ है उनका भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एग्रीमेंट है और म्यूचुअल बेनिफिशियल है, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बहुत बड़ी एंटिटीज एक साथ मिल जाती हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। इन द फ्यूचर इंडिया EU रिलेशंस आर पोइज्ड टू ग्रो इवन स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आगे हमें और देखने को मिलेंगे और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। और यहीं पर हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। ठीक है, यूनिट 2 का चैप्टर 1 हो गया है, चैप्टर 2 हो गया है, चैप्टर 3 हो गया है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज वी आर गोइंग टू रिप्लाई टू योर एवरी कमेंट। ओके, एंड for more such videos make sure to subscribe the channel because many more videos are coming your way। बहुत सारी और videos भी बनाई जा रही हैं आपके सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेक श्योर कि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें क्योंकि एग्ज़ाम आने में बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी टाइम नहीं बचा है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। दैट्स इट फॉर टुडे।